गुड मॉर्निंग। तो कल हमने ऑब्जर्व मतलब डाइजेशन देख लिया था। क्या देख लिया था? डाइजेशन। तो डाइजेशन के बाद आपका जो दूसरा प्रोसेस होता है वो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। वो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। सही। तो एब्जॉर्प्शन से पहले हम कुछ हार्मोन्स के रोल देख लेते हैं, मतलब रोल ऑफ हार्मोन्स के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद क्या देखेंगे? सम हार्मोन का भी रोल रहता है, मतलब डाइजेशन में मतलब कौन से एंजाइम्स कब निकलना है, उसमें हार्मोन का भी रोल रहता है। तो रोल ऑफ द इन डाइजेशन। उसके बाद देखेंगे हम ऑब्जर्प्शन। तो रोल ऑफ सम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेप्टाइड हार्मोन इन डाइजेशन। तो कौन कौन से हैं हार्मोन्स के नेम देखेंगे, ज़्यादा नहीं, जो मेन है उन्हीं के बारे में देखना। हार्मोन्स सी क्या देखेंगे? हार्मोन्स। हार्मोन्स के नेम देखना है यहाँ पर। और उनके क्या देखना? टारगेट सेल और फंक्शन। टारगेट सेल, टारगेट रीजन, और क्या देखेंगे? एक्शन। और रीजन ऑफ प्रोडक्शन क्या देखेंगे? रीजन ऑफ ओरिजिन, उनका ओरिजिन कहाँ पर होता है, ये देखेंगे। तो हमको सबसे पहले देखना है किसके बारे में? गैस्ट्रिन के बारे में। गैस्ट्रिन हार्मोन हो गया। दूसरा हमको देखना है कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन। थर्ड हमको देखना है सैक्रिटिन। सी फोर्थ हमको क्या देखना है? गैस्ट्रिक एंटोगैस्ट्रॉन। क्या देखेंगे? एंटेरोगैस्ट्रॉन। इसे बोलते हैं GIP भी बोलते हैं, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। क्या पढ़ेंगे? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो इन्हीं के बारे में, बस इन्हीं के फंक्शन देखना हमको। अब देखते हैं इनके बारे में। तो ये कहाँ से रिलीज होगा? स्टमक से। ये कहाँ से रिलीज होता है? स्टमक से। ये कहाँ से? ड्यूडेनम से। ड्यूडेनम। ये भी कहाँ से रिलीज होगा? ड्यूडेनम से। ये भी कहाँ से रिलीज होगा? ड्यूडेनम से। इतना क्लियर हो गया। इसका टारगेट जो रीजन होता है वो क्या होता है? सेक्रेटरी सेल एंड मसल सेल ऑफ स्टमक। इसका फंक्शन क्या होगा? सिक्रीशन ऑफ HCl। सीधी सी बात है, HCl स्टमक ही निकालता है इससे। एंड स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक मोटेलिटी। मतलब जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है उसको तेज कर देना, ये इसका फंक्शन होगा। कोलेसिस्टोकाइनिन का इसका फंक्शन क्या होता है? ये गॉल ब्लैडर को क्या करते थे? टारगेट रीजन क्या होगा? गॉल ब्लैडर। क्या होता है? गॉल ब्लैडर। और क्या होगा? पैंक्रियाज। और क्या होता है? पैंक्रियाज। गॉल ब्लैडर को क्या करेगा? इट कॉन्ट्रैक्ट गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर फिर क्या रिलीज करेगा? गॉल ब्लैडर क्या रिलीज करेगा? बाइल जूस। क्या रिलीज करेगा? बाइल जूस। ये ध्यान रखना। पैंक्रियाज से क्या करेगा? सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम। क्या करेगा? सिक्रीशन ऑफ, इसकी वजह से पैंक्रियाज वर्क करेगा। तो पैंक्रियाज क्या सीक्रेट करेगी? सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम। ध्यान रखना, यहाँ पर सिर्फ एंजाइम सीक्रेट होंगे, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, इसकी वजह से।
सिक्रीडिन हो गया। अब क्या है सिक्रीडिन, ये किस पे वर्क करता है, ये भी पैंक्रियाज पे वर्क करेगा, पैंक्रियाज पे। इसका टारगेट रीजन क्या होगा, पैंक्रियाज होगा, सही। और सिक्रीडी सेल हो गई एंड मसल सेल ऑफ स्टमक, मसल सेल ऑफ स्टमक। ये क्या रिलीज करता है, सही, ये रिलीज करेगा वाटर, पैंक्रियाज क्या रे, इट रिलीज वाटर एंड बाइकार्बोनेट, ये सही, वाटर रिलीज करेगा और क्या करेगा, बाइकार्बोनेट इस तरीके से लिख देता हूँ, बाइकार्बोनेट लिख दिया था, वही था बाइकार्बोनेट। अब ध्यान रखना है इनहिबिशन था, ये इनहिबिट भी करता है, इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी को जो बढ़ा रहा था ये क्या करेगा, कम करेगा, ये क्या करेगा, कम करेगा। लिख लेना इसमें नहीं रख के, गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी को ये क्या कर देता है, कम करता है। पैंक्रियाज जो, इसमें कहीं भी आपको 1% भी कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, सही। अब देखना, अब क्या ये एंटोगैस्ट्रोन, या ये कहाँ वर्क करेगा, इसका रीजन क्या होगा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड क्या, मसल्स ऑफ स्टमक। ये क्या काम करता है, दोनों, ये दोनों फंक्शन को रोक देता है। सिक्रीशन, इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी, बस ये है। ये फंक्शन हो गए। देखो स्टार्टिंग में मोटिलिटी, ये मोटिलिटी है। गैस्ट्रिन क्या करता है, स्टार्टिंग में जब डाइजेशन होता है तो स्टमक में जाएगा, ये हार्मोन रिलीज होगा, सही, स्टमक से रिलीज होता है, तो मतलब ये सेक्रेटरी सेल और म्यूकस मसल सेल में जाएगा, वहाँ पर उनका टारगेट रीजन वहाँ पर है, तो ये क्या करेगा, वहाँ पर उससे कहेगा HCl सिक्रेट करने के लिए, और गैस्ट्रिक जो मोटिलिटी होती है, इससे पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट होगा, वो क्या तेजी से बढ़ा देगा। मोटिलिटी मतलब इस तरीके से जो मूव करना, ताकि प्रॉपर वे में डाइजेशन हो, मिक्सिंग हो जाए फूड के अंदर जो भी एंजाइम्स हो प्रॉपर वे में मिक्स हो जाए, तो उसको ये बढ़ा देता है। कोलेसिस्टोकाइनिन जाके कहेगा गॉल ब्लैडर से, क्योंकि किससे कहेगा, गॉल ब्लैडर से जाके कहेगा, गॉल ब्लैडर से कहेगा कि मतलब बाइल जूस निकालो, पैंक्रियास से कहेगा क्या पैंक्रियाटिक जूस निकालो, तो सब बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस कहाँ पर आ जाएंगे, ड्यूडेनम में, सही। अब जब कंप्लीट हो जाएगा ये, तो ये कहाँ पर करता है, ड्यूडेनम में, ये मतलब ये भी सिक्रीड होगा, तो ये ड्यूडेनम से सिक्रीड होगा, ये मतलब ये रीजन है जहाँ से सिक्रीड होते हैं। ये भी क्या करेंगे, वाटर को, बाइकार्बोनेट को रिलीज करने के, ये तो सिर्फ एंजाइम वाटर और बाइकार्बोनेट रिलीज होते हैं उनको रिलीज कराता है ये, सही। और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को क्या कर दे, कम, क्योंकि अब ये मतलब जो भी चीज़ आई है वो कहाँ पर आ जाएगा, ड्यूडेनम में, तो जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी होती है उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लास्ट में जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो ये निकलता है कौन सा, एंटोगैस्ट्रोन। ये बिल्कुल स्टमक की जो एक्टिविटी है उसको कम कर देगा, स्टमक की एक्टिविटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। स्टमक में जो भी गैस्ट्रिक जूस निकलेगा या उसकी जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी होगी उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। तो इतना ही देखना है, वैसे बहुत सारे हार्मोन्स दिए होते हैं, लेकिन बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको इतना याद करना है, सही। बहुत रेयर चांस होते हैं कि मतलब हार्मोन्स के बारे में पूछा जाए, NCERT ने ज़्यादा दिया नहीं इसके बारे में, अलग से बताया गया है, तो NCERT में हट के एक अगर नाम दिया हो तो देख लेना आप। अब क्या देखें, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। तो इसके लिए ध्यान रखना, एक बिलस का है, बहुत सारी बिलाई को मतलब बहुत सारी जो फोल्डिंग होती है म्यूकोसा की, उसे क्या पढ़ते हैं, बिलाई। हम एक बिलाई को देखते हैं, एक बिलाई को बोलते हैं वीलस, क्या पढ़ते हैं, वीलस बोलेंगे। तो इस हिसाब से मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ आपको, ये इसे एक फोल्डिंग बना रहा हूँ।
ये बना दिया। तो यहाँ पर ऊपर सेल प्रेजेंट होंगी इस हिसाब से, एंटेरोसाइड सेल ये, एंटेरोसाइड सेल प्रेजेंट होती है, इन्हें क्या बोलते हैं? एंटेरोसाइड। दो यहाँ पर जगह जगह इनकी भी फोल्डिंग होती है इस हिसाब से, ये ऐसे ऐसे, इन्हें क्या बोलते हैं? माइक्रोबिलाई। क्या बोलते हैं? माइक्रोबिलाई। ऊपर इन सेल को हम पढ़ेंगे एंटेरोसाइड सेल। जो सिंपल कॉलमनर सेल होती है क्या बोलती है? एंटेरोसाइड। एंटेरोसाइड बोलेंगे। तो इसके अंदर मैंने बताया, इसके अंदर ब्लड सप्लाई भी प्रेजेंट होगी। यहाँ से हम देखते हैं ये ऐसे, ये मैंने कल आपको उस दिन बताया भी था इसके बारे में। ये इसके अंदर एक मेन प्रेजेंट होती है, यहाँ इसके अंदर देखते हैं। ये सबसे मेन तो इसी के बारे में देखना हमको। चलो ऐसे कर देता हूँ, सही। देखो ये क्या है, एक बिलस का डायग्राम देख रहे हैं हमने, मतलब थोड़ा जूम करके देखा गया है। तो ऊपर ये एंटेरोसाइड सेल प्रेजेंट होंगी, या म्यूकस की सबसे ऊपर वाली सेल प्रेजेंट होने का हमको बोलते हैं एंटेरोसाइड। इसमें माइक्रोबिलाई, इस जगह जगह ये स्ट्रक्चर ऐसा हो, क्या बोलते हैं? माइक्रोबिलाई। तो ये एंटेरोसाइड सेल है। क्या है? एंटेरोसाइड सेल। इधर लिख देता हूँ मैं, एंटेरोसाइड सेल। एंटेरोसाइड सेल। एनसीईआरटी में सेल्स ऑफ द म्यूकोसा दिए। क्या दिए? सेल्स ऑफ द म्यूकोसा। ये जो हमारी आ रही, ये इसको क्या बोलेंगे? आर्टरी है। ये क्या है? आर्टरी। आर्टरी है, ऑक्सीजन लेके आएगी। ऑक्सीजन मतलब ये भी सेल है, तो इनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो ये सब इनको ऑक्सीजन दे देगी। ऑक्सीजन जब इनको मिलेगी तो हमें पता कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2। तो CO2 कहाँ पहुँच जाएगी? यहाँ। CO2 उसके उसमें पहुँच जाती है, इसमें। तो ये जो बाद वाला स्ट्रक्चर, ये क्या आर्टरी, कैसे क्या पढ़ते हैं? वेन। इसे क्या पढ़ेंगे? वेन। ये जगह जगह आप देखो, ध्यान रखना ये किस तरीके से हो जाती है। कभी इसके बाद मतलब इसमें डिवीजन निकल जाती है, डिवीजन ऐसे, ये डिवीजन नीचे होके जाएगी ऐसे यहाँ पर। फिर इधर ये इस तरीके से बना देंगे हम, इधर। अब इसको ऊपर होकर कर देंगे ऐसे, ऐसे। मतलब उस साइड वो दिखा रहे हैं नीचे होके, और ये दिखा रहे हैं इसके ऊपर होके जा रहे हैं। ये बीच में गैप कर दोगे आप यहाँ पर ऐसे।
फिर से ऐसे ही दिखा दो, अब क्या है बार बार। ये हो गया। तो एक हम ये जो म्यूकोसा की सबसे अपरमोस्ट लेयर प्रेजेंट है, अपरमोस्ट लेयर है, तो म्यूकोसा की लेयर जो गैप प्रेजेंट है उसमें हमारी क्या आर्टरी है, ये वेन है, मतलब ये क्या है, वेन है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, और ये जो अपने डिवाइड हो गई जगह जगह, उन्हें क्या पढ़ते हैं, कैपिलरीज। क्या पढ़ते हैं हम, कैपिलरीज। इसको क्या पढ़ते हैं, कैपिलरीज, कैपिलरीज, कैपिलरीज बोलेंगे। तो ये तो ब्लड वेसल हो गई, आर्टरी होगी। सिंपल वे में बोले तो आर्टरी, आर्टरी है, वेन है, कैपिलरी, ये सब क्या है, ब्लड वेसल। ये क्या है, सब ब्लड वेसल। इसके अंदर जो एक और डक्ट प्रेजेंट है, इसको हम पढ़ते हैं लिम्फ वेसल। जो ये व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है, थोड़ी साइज में ज़्यादा है, इसको क्या पढ़ेंगे, लिम्फ वेसल। इसको क्या बोलते हैं हम, लिम्फ वेसल। क्या पढ़ेंगे, लिम्फ वेसल। क्या पढ़ते हैं, लिम्फ वेसल। क्या पढ़ते हैं, लिम्फ वेसल। इतना ध्यान रखना है। ये जो आपको इस कलर से ये दिखा दी, ये क्या ब्लड वेसल है। जो इसके अंदर दिखाई दे रही है वो क्या है, लिम्फ वेसल। तो लिम्फ वेसल के चारों तरफ, मतलब से चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, इसके चारों तरफ से घिरी हुई है, वो क्या है, ब्लड कैपिलरीज। क्या होंगे, ब्लड कैपिलरीज। अब जो देखा हमने देखा जो खाने का प्रॉपर वे में बिल्कुल डाइजेस्टेड हो गया था, वो क्या, ड्यूडेनम में। वो क्या हो रहा था, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम किसका पड़ता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा, जो भी खाना, ये मतलब ये देख, ये जो रीजन है मान लेते हैं, ये ड्यूडेनम के बाद जो जेजुनम के रीजन है, जो कैविटी प्रेजेंट है, ल्यूमन जैन ने बनाया था इस हिसाब से, सही है। ये क्या था, सबसे लास्ट वाली लेयर इस तरीके से क्या थी, म्यूकोसा, सही। उसके बाद क्या थी, सब म्यूकोसा। फिर उसके ऊपर क्या थी, मस्कुलर एक्सटर्ना। इस वाले चौक से आपको दिखाई नहीं देगा, इससे बनाऊं मैं। सबसे नीचे जो ल्यूमेन की तरफ इस हिसाब से जो जगह जगह फोल्डिंग थी, ऐसे ऐसे, ये क्या थी, म्यूकोसा। इसके ऊपर क्या थी, सब म्यूकोसा। फिर क्या थी, मस्कुलर एक्सटर्ना। फिर ऊपर क्या थी, सेरोसा। तो ये सेंटर में हम देख रहे हैं ये वाला, सही, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जेजुनम में सब खाना, ड्यूडेनम के बाद क्या, जेजुनम और इलियम में आ गया। तो जेजुनम और इलियम में क्या होता है, बहुत सारी बिलाई होती है, बहुत सारी क्या होती है, बिलाई। इस हिसाब से ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बहुत सारी क्या होंगी, ये बिलाई। हम एक का देख रहे हैं डायग्राम, एक का देख रहे हैं, एक का रिप्रेजेंटेशन। तो आपका खाना मतलब जो ल्यूमन से निकल के कहाँ जाए, इस म्यूकस के कहाँ पर आ जाए, खाना ल्यूमन से पास होके म्यूकस मेम्ब्रेन में आ जाए, म्यूकोसा में आ जाए, म्यूकोसा में आने के बाद ब्लड का पार्ट बन जाए। किसका पार्ट, ब्लड का पार्ट बन जाए। When the digested food, after crossing the mucosa membrane, become the part of the blood vessel or lymph vessel. Blood vessel और lymph vessel का पार्ट बन जाए, that is called as absorption। उसे क्या बोलते हैं, absorption। कहने का मतलब है ल्यूमन है, ल्यूमन से खाना म्यूकोसा, मतलब म्यूकोसा लेयर को पास करके ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल में पहुंच जाता है, क्योंकि म्यूकोसा लेयर में भी बताया था लिम्फ वेसल और ब्लड वेसल होती हैं, सही है। उसमें पहुंच जाए, ब्लड का पार्ट बन जाए, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। उसे क्या पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन। क्या पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन को समझ में आ गया। अब ये मतलब ये जो रीजन दिखा रही है सब कुछ, ये क्या है, ल्यूमन है। तो यहाँ पर देखो जैसा एनसीईआरटी दिया उसी तरीके से देखते हैं, सही है। क्या दिया, स्मॉल अमाउंट। सबसे पहले ये दिया, क्या दिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ, ये मिटा देता हूं मैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोग्लिसराइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड। क्या दिए, मोनोसैकेराइड। लाइक किस किस का नाम दिया, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गए, एंड सम इलेक्ट्रोलाइट। एंड क्या दिया है, सम इलेक्ट्रोलाइट, एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे कि क्या दिया, क्लोरीन। इनका जो एब्जॉर्प्शन होगा, समझ में आया, एब्जॉर्प्शन का मतलब ब्लड में पहुंच जाना। तो ये इनका जो एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ, ये ब्लड है जो दिखाई दे रहा मैंने, ये और उसके लड़के क्या, ब्लड। तो यहाँ पर ये ब्लड में पहुंच जाएंगे बाई सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, एक ही वर्ड रखो, बाई सिंपल डिफ्यूजन, बाई सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है ये आपको पता है, सही। बाय सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा मतलब पहुंच जाएंगे यहाँ से यहाँ,
ये पहले किसको क्रॉस कराएंगे, म्यूकोसा की जो एंट्रोसाइड है सबसे पहले उसमें आएंगे, फिर किस में आ जाएंगे, ब्लड वेसल में। तो ब्लड वेसल में भी पहुंच जाएंगे, ब्लड वेसल में पहुंच गया, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। उसे क्या पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या दिया, ध्यान रखना, फिर उसके बाद दिया जब फ्रक्टोज हो गया, सही है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज। उसके बाद दिया फ्रक्टोज का प्लस अमीनो एसिड का, फ्रक्टोज हो गया प्लस अमीनो एसिड। इनका जो मतलब ट्रांसपोर्ट होता है वो किसी विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन के द्वारा होगा, जैसे सोडियम कैरियर प्रोटीन हो गई। अब ये आपको क्लास 11 में मैंने बताया था, सही है। तो कैरियर प्रोटीन के द्वारा इनका ऑब्जर्वेशन हो, कोई मतलब किसी की मदद से, किसी की हेल्प से जो है इनका ऑब्जर्वेशन होगा। यहाँ ब्लड में, ये भी ब्लड में पहुंचेंगे, ये भी किसी पहुंचेंगे ब्लड में। तो जब किसी की मदद से, मैंने बताया था ये से मतलब ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, यहाँ पर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इसके यहाँ क्या है, कैरियर प्रोटीन। तो कुछ ही बाहर से अंदर आ जाए, यहाँ पर इन दोनों के बीच में होकर क्या पढ़ते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। और विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन आए, क्या है, विद द हेल्प, क्योंकि उनका साइज के पार्टिकल साइज का ज़्यादा होता है, तो मतलब इसमें पास नहीं कर पाएंगे, तो विद द हेल्प ऑफ द कैरियर प्रोटीन आती हैं, तो उसे क्या पढ़ते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या पढ़ते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इनका डिफ्यूजन कैसा होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कैसा होता है, फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये कैसा होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये कैपिलरीज में मिटा देता हूं, पहले इधर लिख लेना कैपिलरीज वर्ड। अब इसके बाद क्या दिया, वाटर का। वाटर मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा दोनों चीज, क्योंकि कंसंट्रेशन इन दोनों को कंसंट्रेशन पे, इनकी कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा होना चाहिए, यहाँ कम होना चाहिए। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए, कंसंट्रेशन में डिफरेंट होना चाहिए। इनका कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, तब ये डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखते हैं हम। डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑलरेडी क्लास 11 में मैंने बताया था, दोनों में क्या मतलब डिफरेंट क्या होता है। दोनों की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दोनों में होना चाहिए। फर्क होगा, एक विद द हेल्प ऑफ द कैरियर प्रोटीन, एक विदाउट कैरियर प्रोटीन। यहाँ कैरियर प्रोटीन, यहाँ विदाउट कैरियर प्रोटीन, लेकिन यहाँ क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ क्वांटिटी कम होना चाहिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए इन दोनों के बीच में। फिर क्या होता है, वाटर का भी, जो वाटर हम लेते हैं, वाटर का मेनली जो ऑब्जर्वेशन होता है वो कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, सही। तो मतलब वाटर यहाँ पर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होना चाहिए, वाटर का ऑस्मोसिस होगा, सही। तो वाटर भी आएगा किस में, ब्लड वेसल में। वाटर भी किस में आ जाएगा, ब्लड वेसल में, सही। ऑस्मोसिस के द्वारा यहाँ पे वाटर किसके, ऑस्मोसिस के द्वारा किस में आ जाएगा, यहाँ पर ब्लड वेसल में आ जाएगा। किस में आएगा, ब्लड वेसल में। अब कुछ इसमें दिया है, कुछ ग्लूकोज, सही। इसके बाद क्या दिया, कुछ ग्लूकोज हो गए, सम ग्लूकोज प्लस अमीनो एसिड, सही, अमीनो एसिड प्लस देखो क्या दिया है, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, और किसके बारे में दिया है, क्लोराइड के बारे में। ये क्लोराइड को ऊपर दे दिया, किसके बारे में, सोडियम के बारे में। किसके बारे में, सोडियम के बारे में। जो इनका एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है एक्टिव। वो कैसा होगा, देखो यहाँ पैसिव भी दिया है, कैसे दिया, एक्टिव भी होगा। कैसा होगा, एक्टिव, ब्लड वेसल में ही होगा। कैसा होगा, एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या होगा, एनर्जी खर्च करना पड़ेगी। क्या करना कर, एनर्जी, क्योंकि जब इसकी क्वांटिटी कम होगी यहाँ पर, सही, और इसको जरूरत है तब एनर्जी खर्च के लेगा। इसके ज़्यादा भी है फिर भी इसको जरूरत है, तब मतलब क्या खर्च करेगा, विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी खर्च करके यहाँ से चीज़ यहाँ पहुँचेंगी, तो उसे क्या पढ़ेंगे, एक्टिव। तो ध्यान रखना, ग्लूकोज अमीनो एसिड का, सही है, एक्टिव भी होगा और सिंपल डिफ्यूजन भी होता है। एक्टिव भी होता है और क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन भी होता है। अमीनो एसिड सब तरीके दिखा, अमीनो एसिड इस पे भी जा रहे हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी जा रहे हैं, और मतलब सिंपल डिफ्यूजन के भी द्वारा जा रहे हैं। तो होता है कि आप अलग वे में देखें, हमको यहाँ पर एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो बस इसी तरीके से देखना है, मतलब किस लाइन क्या लिखी है, मतलब बोर्ड में क्या पूछना चाहते हैं, वो जैसा पूछना चाहते हैं आपको उसी तरीके से जवाब देना है। क्लियर होगा। अगर ध्यान रखना ये पूछे कि मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा तब कैसा होगा, अगेंस्ट मतलब कंसंट्रेशन यहाँ पर कम है तब क्या होगा, एक्टिव। यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है इसकी, यहाँ कम है तब क्या होगा, पैसिव। तब क्या होगा, पैसिव मतलब सिंपल डिफ्यूजन होगा। सी फ्रक्टोज अमीनो एसिड का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है। अगर ये पास नहीं कर पाएंगे, वो मैंने बताया गैप के बीच में, तो क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ द कैरियर प्रोटीन, तो किसके द्वारा होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। बस इतना ही दिया है। इसके बारे में अब जो दिया है वो फैट के बारे में दिया, किसके बारे में, फैट के बारे में दिया। तो अब यहाँ से हम किसके बारे में देंगे, फैट के बारे में।
चलो इतना देख लेना, कहीं कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है, जैसा क्योंकि हर बार में वही पूछा जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। फिर देख लो ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम का एब्जॉर्प्शन का एक्टिव हो, लेकिन वो क्या होगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ कम हो यहाँ ज़्यादा हो, फिर भी इसे जरूरत है तब होगा, और एक्टिव होगा। क्या होगा एक्टिव मतलब एनर्जी खर्च करके। वाटर का ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वाटर पहुंच जाएगा। फ्रक्टोज अमीनो एसिड का फैसिलिटी डिफिशन भी होता है। फैसिलिटी मतलब विद द हेल्प ऑफ द कैरियर प्रोटीन, जैसे सोडियम हो गया। अब मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि क्या क्लोराइड, इनका क्या होता है बाई सिंपल डिफ्यूजन। क्या होगा बाई सिंपल डिफ्यूजन। जो भी चीज़ आ रही है वो सब कहाँ पर आ रही है, ब्लड में। कहाँ पर आ रही है, ब्लड में। कहाँ पहुँच रही है, ब्लड में। सही। गैलेक्टोज का भी सिंपल ऐसे ही होगा, सही, यहीं पहुँच जाएंगे वो भी। अब क्या देखते हैं हम, जितना एनसीईआरटी में दिया वही देखते हैं। अब देखते हैं किसके बारे में, फैट के बारे में। किसके बारे में, फैट के। देखो फैट कैसे टूट जाता है, फैटी एसिड, फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल में। किसमें टूट जाएगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। देखो हम एनसीईआरटी वैसे देखते हैं, वैसे किसी किस्म दिया है ग्लिसरॉल सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा हो जाता है ग्लिसरॉल के बारे में, लेकिन एनसीईआरटी ने ये दिया है इन दोनों के बारे में। जो एनसीईआरटी की लाइनिंग है वैसे ही देखते हैं कि दोनों क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। दोनों कैसे होते हैं, वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होंगे। तो सबसे पहले इन जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है, ये मैं ऐसे बना देते हैं, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये सही। ये दो क्या होंगे, सबसे पहले इनमें क्या लगेगा, वाइल्ड साल्ट। क्या के लगेंगे इसमें, वाइल्ड साल्ट। तो वाइल्ड साल्ट ऐसे आके लग जाएंगे, ये वाइल्ड साल्ट इस तरीके से आके लग जाएंगे इसके चारों तरफ। वाइल्ड साल्ट आके लग गया। अब जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा इसे हम पढ़ेंगे मीसेल। क्या पढ़ेंगे, मीसेल। सही। अब ये मीसेल वाली फॉर्म है, अब ये मीसेल वाली फॉर्म यहाँ पहुँच जाएगी। कहाँ पर, पहले आएगी यहाँ पर, फिर मतलब कहाँ पहुँच जाएगी, इसमें, यहाँ पर नहीं आ गए, पहले आएगी किसमें, एंटेरोसाइड में। कहाँ पहुँचेगी, पहले एंटेरोसाइड में। एंटेरोसाइड में आने के बाद ये मीसेल वाली फॉर्म है। ये कौन सी है, मीसेल वाली फॉर्म। ये इसमें क्या लगे हैं, ये मतलब ये क्या लगे, बाइल साल्ट लगे। तो बाइल साल्ट का ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफिलिक टेल होगी। हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रोफिलिक, ध्यान रखना, लिख लूँ पहले, हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब वाटर लविंग हेड होगा। और हाइड्रोफोबिक क्या होती है, टेल होती है। हाइड्रोफोबिक क्या होगी, टेल होगी। हाइड्रोफोबिक क्या होती है, टेल होती है। मिल जाएंगे स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे मीसेल। क्या पढ़ेंगे, मीसेल। अब मीसेल पहले सबसे पहले आ गया इसमें एंटेरोसाइड में। किसमें आता है, एंटेरोसाइड में। तो एंटेरोसाइड में जैसी एंट्री होगी मिसेल की फॉर्म में, मिसेल की फॉर्म में अब एंट्री हो जाएगी, वाटर सॉल्युबल हो जाता है। मिसेल में एंट्री होगी, किसमें आ जाएगा, एंटेरोसाइड में, जो ये सेल प्रेजेंट है इसमें। इसमें आने के बाद वाइल्ड साइड हट जाते हैं, वाइल्ड साइड अलग आ जाओ। वाइल्ड साइड हटने के बाद इसके चारों तरफ, सही है, जो क्या है फैटी एसिड ग्लिसरॉल है, इसके चारों तरफ प्रोटीन की लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है, प्रोटीन की लेयर। प्रोटीन की लेयर बनाता है गोल्जी बॉडीज। क्या बनाता है, गोल्जी बॉडीज। अब जिसके अंदर प्रोटीन की लेयर बन गई, अब इसको पढ़ेंगे काइलोमाइक्रोन। क्या पढ़ेंगे इसको हम, काइलोमाइक्रोन या चाइलोमाइक्रोन, जो बडीज करो, चाइलोमाइक्रोन। अब इसे क्या बोलते हैं, चाइलोमाइक्रोन। अब ये चाइलोमाइक्रोन की फॉर्म में कहाँ पहुँच जाएगा, लिम्फ वेसल में। कहाँ पहुँच जाएगा, लिम्फ वेसल में। जब ये लिम्फ वेसल में चाइलोमाइक्रोन की फॉर्म में पहुँचता तो ऐसा दिखाई देता है व्हाइट। तो व्हाइट को ही हम पढ़ते हैं लैक्टियल। क्या पढ़ते हैं, लैक्टियल। तो इसी को हम लिम्फ वेसल को क्या बोलते हैं, लैक्टियल ब्लड वेसल। क्या, लैक्टियल वेसल, ब्लड वेसल नहीं, लैक्टियल वेसल। क्या पढ़ते हैं, लैक्टियल वेसल। तो इसका जो अब्जॉर्प्शन होगा पहले मिसेल की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, फिर मतलब मीकोसा लेयर में पहुंच के मीकोसा की जो लेयर होगी उसमें प्रोटीन की लेयर बनेगी चारों तरफ, उसे पढ़ते हैं काइलोमाइक्रोन या चाइलोमाइक्रोन। चाइलोमाइक्रोन अब एंट्री होगी किसमें, लिम्फ वेसल में। तो ध्यान रखना हमेशा फैटी एसिड ग्लिसरॉल की जो मतलब जो ये होगा वो कहाँ पर पहुँचेंगे, किस में जाएगा, लिम्फ वेसल में। किस में जाएगा, लिम्फ वेसल में। तो लिम्फ वेसल में इस तरीके से याद रखना है। ये तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो गया। कैसे हो गया, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने बताया आपको, सही। और अलग अलग बुक और उसमें क्या दे होते हैं इसे, ये फैटी एसिड हो गया, मोनोग्लिसरॉल, इसे क्या बोलेंगे, फैटी एसिड और प्लस मोनोग्लिसरॉल और प्लस ग्लिसरॉल, इस तरीके से टूट जाएगा। तो वो मतलब कंफ्यूजन वाली बात है। आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही लाइन टू लाइन देखो, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो उन्होंने बता दिया। उसके बाद मिसेल की फॉर्म में बनेंगे, मिसेल की फॉर्म में जाने के बाद ये कैलोमाइक्रोन में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैलोमाइक्रोन के बाद यहाँ पर इनका क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसी वे में देखना है, सही, इसी वे में देखना है आपको। क्लियर हो गया। और अलग से
नहीं देखना है, सही। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया होता है, लेकिन हमको एनसीईआरटी बेस फॉलो करना है, तो वो मैंने आपको बता दिया, सही। और बुक में देखो क्या दिया होता है, ग्लिसरॉल का सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा, फैटी एसिड और मोनोग्लिसरॉल जो अलग देखो दिया होता है वो भी आप देख लो, फैटी देख लेना किसी बुक में, फैटी एसिड और प्लस मोनोग्लिसराइड, फैटी एसिड और किस में, मोनोग्लिसराइड और प्लस बाइलसाइड। क्या बताया मैंने, फैटी एसिड, यहीं पर देख लेना, कन्फ्यूजन ना हो आपको, अलग से देखना चाहते हो तब, फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड ये, और प्लस बाइलसाइड, प्लस क्या होंगे, बाइलसाइड, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, मीसेल्स। क्या बनाएंगे, मीसेल्स, ये मीसेल्स बनाएंगे। अब मीसेल्स ये किस में पहुंच जाएगा, यहाँ कहाँ पहुंच जाएगा, म्यूकोसा लेयर में। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट होता है ट्राइग्लाइसराइड में, किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्राइग्लाइसराइड में, ट्राइग्लिसराइड में, क्योंकि फैटी एसिड क्योंकि इसमें मतलब क्या होगा, रिकंस्ट्रक्शन होगा तो ट्राइग्लिसराइड में। इसके बाद इसके चारों तरफ क्या बन जाएगी, लेयर बन जाएगी, सिर्फ प्रोटीन की लेयर बन जाएगी, उसे क्या पढ़ेंगे, कैलोमाइक्रोन। फिर कैलोमाइक्रोन की फॉर्म में क्या होती है, इसकी एंट्री होती है, कैलोमाइक्रोन की फॉर्म में क्या होगी, इसकी एंट्री होगी, ये मैंने आपको बता दिया, सी। क्लियर हो गया, इस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है, ये बताया गया है। अलग से अगर आप देखना चाहते हो तब, एनसीईआरटी बेस देखना चाहते हो तो इतना जो मैंने बता दिया है, क्लियर, ये हो गया। ये हमने क्या देख लिया, एब्जॉर्प्शन। क्या देख लिया, एब्जॉर्प्शन। तो ध्यान रखना, जो मैक्सिमम, अब इतना मिटा देता हूँ, सिर्फ यही एक कन्फ्यूजन वाली बात थी, वो मैंने आपको बताया, दोनों में डिफ्रेंशिएट कर दिया। बाकी बिल्कुल एनसीईआरटी बेस देखना है, ज़्यादा नहीं जाना कहीं पर आपको। जो मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में, जेजुनम और इलियम में, जेजुनम और इलियम में। इसके बाद एनसीईआरटी में एक टेबल दी है किस किस पार्ट में एब्जॉर्प्शन होता है, तो आपको उसमें क्या देखना, सबसे पहले माउथ दिया है, सही, माउथ के बारे में दिया है, स्टमक के बारे में दिया है, सही, माउथ, स्टमक, फिर क्या दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर क्या दिया, लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ में देखना सिर्फ म्यूकोसा लेयर होती है जो, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ भी पूरा एलिमेंट्री कैनाल का सेक्शन देखा था, जो म्यूकोसा लेयर और लोअर टंग ऑफ लोअर रीजन ऑफ द टंग, इसमें कुछ स्मॉल अमाउंट में ड्रग, स्मॉल अमाउंट जो ड्रग्स होंगी वो कहीं इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। स्टमक के अंदर मेनली वाटर का, सही, वो सम वाटर, और किसका, अल्कोहल का, वाटर का और अल्कोहल का, किसका, स्टमक के अंदर वाटर और अल्कोहल। और दिया है सिंपल शुगर, क्या दिया है, सिंपल शुगर, लेकिन सब स्मॉल है, सब बहुत लो क्वांटिटी होगी। किसका दे माना, अल्कोहल का, वाटर दिया है, सम वाटर, अल्कोहल और सिंपल शुगर का। और जो मोस्टली ऑब्जर्प्शन होता है 95% या जो भी सब, जो सबसे मैक्सिमम होगा वो कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो ऑब्जर्प्शन होगा वो मेनली वाटर का, किसका, वाटर का, वाटर का जो ऑब्जर्प्शन होता है वो कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पर होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, वाटर का ऑब्जर्प्शन, सम इलेक्ट्रोलाइट का ऑब्जर्प्शन, सही, वाटर दिया है, सम वाटर दिया और सम मिनरल्स का जो भी ऑब्जर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में। अब एक बार ये देख लेना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, सही, वाटर, मिनरल्स और किसके बारे में दिया, ड्रग्स के बारे में, वो टेबल दिए, आप उसमें देख लेना, सही। अब क्या देखेंगे हम यहाँ पर, इसके बाद क्या टॉपिक होगा, एसिमिलेशन। क्या होता है, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में हमको क्या देखना है, जो डाइजेस्टेड फूड होगा, डाइजेस्टेड फूड हम लिख सकते हैं। अब जब जैसे मैंने बताया, देखो ये यहाँ क्या आती है, म्यूकोसा लेयर थी, इसी वे में समझाता हूँ यहाँ पर, इस हिसाब से ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या म्यूकोसा लेयर है, सही, ये क्या म्यूकोसा लेयर। तो यहाँ ब्लड वेसल प्रेजेंट है, तो ब्लड अब इसको ले जाके कहाँ दे देगा, ब्लड जो इससे ब्लड वेसल में, ये ब्लड या लिम्फ वेसल में, ये क्या आ गया, डाइजेस्टेड फूड हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन का मतलब ब्लड वेसल में या लिम्फ वेसल में आ जाए। और लिम्फ वेसल और ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल और ब्लड वेसल उसको कैसे दे दे, टिश्यू को, किसको दे दे, टिश्यू को, टिश्यू को लाके ग्लूकोज दे दे, फैटी एसिड दे दे, सही, फ्रक्टोज दे दे, अमीनो एसिड दे दे। अब टिश्यूज को क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा फॉर देयर एक्टिविटीज। नाउ द एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द टिश्यू, नाउ द एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज्ड
बाय द टिश्यू फॉर देयर एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। उसको क्या पढ़ेंगे? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब होता है जो भी खाना एब्जॉर्प्शन का मतलब इंटेस्टाइन से कहाँ पहुंच गया? ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल ने किसको दे दिया? उसे, टिश्यू को। अब टिश्यू उसको यूटिलाइज कर रहा है किसके लिए? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, और रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट, रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। उसका क्या यूटिलाइज करेगा? उस खाने को क्या करेगा? हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी। हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यू या डिफरेंट सेल हैं, वो क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। क्या पढ़ते हैं? एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। इतना क्लियर हो गया। अब एक चीज और ध्यान रखना, डिफिकेशन एक वर्ड रह गया, डिफिकेशन, ये इजेशन वर्ड रह गया। मैंने बताया था जो भी खाने का जो मतलब फिर डायग्राम बनाते हैं, देखो इस तरीके से मैंने बताया, ये हो गया सही। फिर ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर? इस तरीके स्टमक हो गया यहाँ पर, ये स्टमक के बाद यहाँ पर क्या हो गया? हमारी पैंक्रियाज होगी। यहाँ क्या होगा? ऐसे इस तरीके से ऊपर लेयर जाएगी, ये ऊपर। ये क्या होता है? लिवर होता है। बताया तो नहीं था सब कुछ मैंने। फिर इसके बाद मैंने बताया था ये मतलब ये बहुत ज़्यादा, ये वाला स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा कॉलिंग कर जाएगा। सही, ज़्यादा नहीं समझाना, बस कॉलिंग कर रहा है ये। फिर ये वाला पार्ट कॉइलिंग करके ध्यान रखना। तो जो भी ऑब्जर्वेशन होगा वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो यहाँ के बाद लार्ज इंटेस्टाइन वाला पोर्शन बचता है, यहाँ से क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर क्या होता है? अपेंडिक्स होगी। तो लार्ज इंटेस्टाइन में किसका ऑब्जर्वेशन होगा? यहाँ से जो इस तरीके से आपको मैंने बताया था, ये डायग्राम बुक में देखते रहना, ये मैंने कई बार बना दिया है, तो यहाँ हर बार में नहीं कि बनाया जाए, बहुत सही। तो ये अब जो मतलब अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पर आ गया। अनडाइजेस्टेड फूड क्या है? यहाँ पर आ गया। जो फूड का डाइजेशन नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड, तो इसमें ये क्या होता है? अभी मतलब क्या सॉलिड की फॉर्म में नहीं होगा, बहुत सारा वाटर प्रेजेंट होगा। तो वाटर का ऑब्जर्वेशन क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? वाटर का ऑब्जर्वेशन होता रहेगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जब अनडाइजेस्टेड फूड है, यहाँ म्यूकस सीक्रेट होगा, और जितना भी जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। सही है, इकट्ठा होकर अब ये कि यहाँ से आके यहाँ आके रेक्टम में क्या हो जाता है? एक्यूमुलेट हो जाता है। रेक्टम में क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट। जब रेक्टम में बहुत सारा एक्यूमुलेट हो जाता है, तब अर्थ होगी क्या? डिफिकेशन, मतलब बॉडी से बाहर निकालना। तो बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है? डिफिकेशन या इजेशन। क्या पढ़ेंगे? इजेशन। इसे क्या पढ़ेंगे? इजेशन। ये मेथड था। सही, इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं, मतलब ध्यान रखना, जो एक दो वर्ड यहां आपको देखना है सही तरीके से। विलू वर्डिन था, विलू वर्डिन इन लीवर, क्योंकि मैं इसमें जो बताने जा रहा हूं वो आपको देखना है। बिलूवर्डिन या बिलू मतलब आपके यहां देखना है जो इजेशन होगा। सुनो, जब इजेशन होता है, इजेशन, तो इजेशन में जो फीकल मैटर होगा, फीकल मैटर का कलर येलो होता है, वो किसकी वजह से होता है? ये जो है यहां पर स्टेरकोविलिनोजन, स्टेरकोविलिनोजन, और एक होता है ईरोविलिनोजन। क्या होता है? ईरोविलिनोजन। ये जो मतलब हमारा जो मतलब लिवर से, ध्यान रखना, इजेशन देख रहे हैं प्रोसेस, तो लिवर से क्या सीक्रेट होता है? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। क्या होता है? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो वहां से बिलीरुबिन की फॉर्म में मैंने बताया, तो दो ऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बिलीरुबिन होंगे इन लिवर, इंटेस्टाइन में क्या? बिली, सही है, बिलीरुबिन होगा लिवर में। बिलीरुबिन का मेन, बिलीरुबिन का ही काम देखते हैं ये। तो बिलीरुबिन वहां से रिलीज हुआ, तो हम बिलीरुबिन कहाँ पहुंचा? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। इंटेस्टाइन में बिलीरुबिन रिलीज कहाँ से होगा? लिवर में। इंटेस्टाइन में पहुंच गया, तो इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है स्टेरकोविलिनोजन में, और किसमें? यूरोविलिनोजन में। स्टेरकोविलिनोजन है ये क्या है? स्टेरकोविलिनोजन। अब ये स्टेरकोविलिनोजन किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टेरकोविलिन में। किसको? स्टेरकोविलिन में। अब जो स्टेरकोविलिन है, ये कलर प्रोवाइड करता है येलो कलर। क्या कलर प्रोवाइड करेगा? येलो कलर। तो ये पूरी मैकेनिज्म नहीं देखना है हमको, मैं समझाने की बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ
कि बिलीरुबिन जो रिलीज हुआ वो किसने रिलीज करता है, लीवर, लीवर से क्या पहुंचेगा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में आने के बाद वो इसमें और इसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, स्टेरकोबिलिनोजन में और यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा स्टेरकोबिलिन, स्टेरकोबिलिन की फॉर्म में ये जो फीकल मैटर हो उसमें रिलीज होता है। तो स्टेरको मतलब फिर क्या होता है, जो मतलब फीकल मैटर का कलर येलो होता है वो इसकी वजह से होता है, किसकी वजह से, स्टेरकोबिलिन की फॉर्म में। तो वापस आपसे इतना ही पूछ लिया जाता है जो कलर का, जो फीकल मैटर का कलर येलो होगा वो किसकी वजह से होगा, स्टेरकोबिलिन की फॉर्म में। ये पहुंच जाता है हमारा क्या, किडनी में। जो यूरिन का कलर जो येलो होता है वो ये कन्वर्ट हो जाता है यूरोक्रोम में, किसमें, यूरोक्रोम में। तो ध्यान रखना, जो यूरिन का कलर जो येलो होगा वो किसकी वजह से, यूरोक्रोम की वजह से। और जो मतलब फीकल मैटर का, अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से बाहर निकालना इजेशन में, उसका कलर येलो होता है स्टेरकोबिलिन में, स्टेरकोबिलिन की वजह से, किसकी वजह से, स्टेरकोबिलिन, क्या बोलेंगे, स्टेरकोबिलिन। तो यही आपको देखना, स्टेरकोबिलिन। अब ध्यान रखना, जो फीकल मैटर के जो फॉल स्मेल आती है उसकी इसमें केमिकल प्रेजेंट है, उसका नाम होता है स्कैटोल। क्या नाम होता है, स्कैटोल। बस याद रखना है, स्कैटोल। क्या काम होगा, मतलब जो उसका फॉल स्मेल आती है वो किसकी वजह से, स्कैटोल की वजह से। कलर येलो होगा वो स्टेरकोबिलिन की वजह से, सही है। यूरिन के अंदर यही बिलीरुबिन फॉर्म रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरोक्रोम, ये हट के वर्ड है, देख लेना, सही। 2 वर्ड बताए थे मैंने, ये आपको देखना है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, क्या देखते हैं, अब देखते हैं, देखो न्यूट्रिएंट्स देखते हैं हम। हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होगा, बस लास्ट टॉपिक रह गया ये, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन हो गए, फैट हो गया, ये हो गया, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए। तो वो कि ये प्रॉक्सिमिटी जो मतलब मेन जो हमारे न्यूट्रिएंट है वो ये एनर्जी इन्हीं से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से। विटामिन्स, मिनरल से एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो प्रॉपर वे में हो, उनकी जरूरत पड़ती है। वो इसे बोल देंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट, उन्हें क्या पढ़ेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या बोलेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट, सही है। क्या पढ़ेंगे, माइक्रो। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट है। इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमेट न्यूट्रिएंट। क्या पढ़ते हैं, प्रॉक्सिमेट न्यूट्रिएंट। कोई ज़्यादा एसेंशियल नहीं है, जितना हम एनसीईआरटी में तो क्लियर हो, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ उसके बारे में। इन्हें क्या पढ़ेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट। क्या पढ़ते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट, सही, क्लियर हो गया। क्या पढ़ेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट। और प्रॉक्सिमेट न्यूट्रिएंट, क्या पढ़ते हैं, प्रॉक्सिमेट न्यूट्रिएंट, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट। और उसके बाद विटामिन्स हो गए, विटामिन्स, और क्या होगा, मिनरल्स। इनसे ऐसा नहीं कोई एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर वे में बायोकेमिकल रिएक्शंस हो तो इनकी जरूरत पड़ती है, विटामिन्स और मिनरल्स की। तो उन्हें पढ़ते हैं प्रोटेक्टिव या माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट। और क्या पढ़ते हैं, प्रोटेक्टिव, प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट, सही। ये वर्ड हो गए 2। तो अब इनके बारे में, एनर्जी जो मेन हम देखते हैं, एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट, हमारे इनके बारे में देखेंगे, बस जो बताया गया है, एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट, एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट, जो ऊपर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट एनर्जी दे रहे थे, एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट। तो इसमें आपको क्या देखना है, देखो 2 वैल्यू होंगी यहाँ पर। एक होती कैलोरीफिक वैल्यू, इसके बारे में मुझे बताना है। एक होती है फिजियोलॉजिकल वैल्यू। क्या, फिजियोलॉजिकल वैल्यू। बस ये दोनों में डिफरेंट क्या होता है ये बता रहा हूं मैं, फिजियोलॉजिकल वैल्यू और किसमें, ये में। अब देखते हो, पहले होता क्या है, ध्यान रखना, एक वर्ड याद लिखना, अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड आफ्टर फ्रॉम कंप्लीट कंबंशन ऑफ 1 ग्राम फूड in warm calorie meter is called ये
सुनो, कोई 1 ग्राम फूड है, 1 ग्राम फूड के उसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन से, उसके कंप्लीट पूरा मतलब उसे कंप्लीट जला दें उसको, सही, उसको कंबंसन करे, जितनी एनर्जी उससे रिलीज होगी, सही, उसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन से या कंप्लीट कंबंसन से जितनी एनर्जी रिलीज होती है, एक बॉम्ब कैलोरीमीटर, एक मतलब कोई मतलब बंद कर देते हैं किसी चीज़ में, कैलोरीमीटर उसके अंदर, ये फूड 1 ग्राम फूड रखा, उसको आप ऐसे हीट दो, अब उसके बाद इसमें देखते हैं कितनी एनर्जी रिलीज होगी, इससे कितनी एनर्जी रिलीज होती है। एक मतलब बंद, कोई चीज़ बंद है, उसे नाम दे दिया कैलोरीमीटर, तो इससे एनर्जी रिलीज होगी, उसे क्या पढ़ेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू। क्या पढ़ते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। हमारे बॉडी के अंदर उसी 1 ग्राम फूड से एनर्जी रिलीज होगी, उसे पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू। क्या पढ़ते हैं, फिजियोलॉजिकल वैल्यू। फर्क है ये किसी बंद मतलब कि एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जिसका नाम क्या दे दिया है, कैलोरीमीटर, कहीं पर एनर्जी मतलब क्या नहीं होगी, उसमें एनर्जी उसी में रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी, तो उसके अंदर देखते हैं कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, और हमारे बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी 1 ग्राम फूड से। 1 ग्राम फूड क्या है, मैंने लिख दिया इसलिए, इसकी डेफिनेशन लिख दी है, तो इसकी क्या होगी, बॉडी के अंदर, बस कैन इन बॉम्ब कैलोरीमीटर की जगह क्या लिख दो, इन बॉडी। तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है 1 ग्राम फूड से, वही देखना है हमको, किसके बारे में, यही देखना है हमको। सही, अब देखते हैं, तो हमारा फूड मेन क्या थे, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, और क्या है, फैट है। अब ये देखने हैं इन दोनों की वैल्यू, बस याद रखना है, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। इसमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को लेंगे तो लगभग जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है, यहाँ पर जो यहाँ मतलब एनर्जी रिलीज होगी वो होती है कितनी, 4.1, कितनी होती है, 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, ये किलो कैलोरी पर ग्राम। प्रोटीन से जो इसके अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जो कैलोरीमीटर के अंदर जो फिल्ड विद ऑक्सीजन, उसके अंदर जो एनर्जी रिलीज होगी 1 ग्राम प्रोटीन से, वो कितनी होगी, 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, ये सही। फैट से जो एनर्जी रिलीज होगी वो 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम, ये। अब देखते हैं हमारे बॉडी के अंदर इसी से एनर्जी रिलीज कराना, हमारे बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी रिलीज होती है इसी से, सही, हमारे बॉडी के अंदर कितनी, तो हमारे बॉडी के अंदर लगभग 4, सही, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, ये। इसकी भी कितनी होगी, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, इससे कितनी मिलेगी, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, ये है। तो हमारे बॉडी के अंदर कम होती है, क्यों होती है, कि हमारे बॉडी कुछ एनर्जी इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में, क्योंकि ये तो बंद चैम्बर है ना, कैलोरीमीटर क्या है, बंद चैम्बर फिल्ड विद ऑक्सीजन, तो एनर्जी उसी में रहेगी। हमारी बॉडी क्या है, हीट की फॉर्म में लॉस भी हो जाती है। तो हमारे बॉडी के अंदर बस ये ध्यान रखना, कैलोरीफिक मतलब कार्बोहाइड्रेट की कितनी है, मतलब बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर इतनी, हमारे बॉडी के अंदर इतने बस, ये मतलब 441। और इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, इतना ही आपको याद रखना है, कैलोरी पर ग्राम। अब ध्यान रखना, एक नॉर्मल मतलब एडल्ट को, जो मेल एडल्ट है, मेल एडल्ट और फीमेल एडल्ट है, जो पर डे जो मतलब एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो मेल को जरूरत पड़ती है इतनी, सही, किलो कैलोरी पर डे, और फीमेल को इतनी किलो कैलोरी पर डे, ये याद रखने ना, सही, ये वर्ड याद रखने वाले हैं, कुछ नहीं। अब ध्यान रखना, अगर हमारे बॉडी के अंदर अगर क्या नहीं मिले, फूड नहीं ले रहे हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जो स्टोर है कार्बोहाइड्रेट या फैट या प्रोटीन, तो सबसे पहले हमें एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। उसके बाद हमें एनर्जी, उसके बाद जो जरूरत पड़ती है वो किससे मिलती है, फैट से। उसके बाद मिलती है प्रोटीन से। सबसे पहले हमारी बॉडी जो एनर्जी को लेगी वो किससे लेगी, कार्बोहाइड्रेट से। अगर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया फिर किससे लेगी, फैट से। फैट खत्म हो गया तो किससे लेगी, प्रोटीन से। उसके बाद सबसे लास्ट में किसके यूटिलाइज करेगी, प्रोटीन को। किससे लेगी, प्रोटीन को। बस ये वर्ड अब याद रखना है। अब देखते हैं डिसऑर्डर। क्या देख मतलब डिसऑर्डर कुछ मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये वर्ड दिया है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन। इसमें देखो दो डिजीज के बारे में ज़्यादा गौर करा गया, बस जो एनर्जी से मतलब प्रोटीन से रिलेटेड बीमारी है। एक बीमारी का नाम दे दिया है ये
सही, इसके बारे में देखना कैसी और करिए। ये क्या दे दिया, मैरास्मस, ये क्या दे दिया, मैरास्मस। तो नो फर्क देख लो, देखो इसमें जो ये वाली डिजीज होगी जो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की वजह से, किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की वजह से। ये जो डिजीज होती है प्रोटीन और प्लस मतलब कार्बोहाइड्रेट दोनों की बेस होगी मैरास्मस में। प्रोटीन की वजह से जो ये डिजीज होती है ध्यान रखना इसमें। तो इसमें जो मेन, इसमें भी ध्यान रखना, जो इसमें जो जब मतलब जो बच्चों में होगी लगभग 1 से लेके 5 ईयर्स तक, इसमें बिलो 1 ईयर, बिलो 1 ईयर, ये बिलो क्या होगी, 1 ईयर्स, बिलो 1 ईयर्स, इसमें क्या होगी, बिलो 1 ईयर्स, ये डिजीज मैं बता रहा हूँ। सही, अब ध्यान रखना इनके सिम्टम्स देखेंगे, इसमें इनके क्या देखेंगे, सिम्टम्स। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें बच्चा की मतलब इसमें भी सारे दोनों में सेम ही रहते हैं। फर्क क्या होगा इसमें, दोनों में सेम क्या होंगे, बॉडी ग्रोथ रुक जाएगी, बॉडी के डेवलपमेंट रुक जाएगी, बॉडी बहुत ज़्यादा थिन दिखाई देगी, और जो मतलब मेंटल पे असर पड़ता है इसमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, लेकिन डल हो जाएगा। सही, मेंटल ग्रोथ क्या होता है, डल हो जाएगी वो, मतलब IQ उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें भी वही फर्क दोनों में दिखाई देगा, इसमें भी वही सिम्टम्स होंगे, लेकिन दोनों में पहचानेंगे क्या, यहाँ पर जो मतलब बेबी जो मतलब चाइल्ड होगा उसमें की जो वैली बाहर नहीं आ जाती है, प्रोटेंडिंग वैली, वो बच्चे की क्या बाकी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पतला होगा, लेकिन जो उसका स्टमक होगा वो स्टमक थोड़ा बाहर आ जाता है। इसमें स्टमक क्या आ जाएगा, थोड़ा बाहर आ जाएगा। इसमें क्या होगा, बच्चा इतना ज़्यादा पतला होता है कि उसके रिप्स भी काउंट कर सकते हैं, उसमें वैली बाहर नहीं आएगी। इसमें मतलब चाइल्ड होगा वो इतना ज़्यादा यू कैन काउंट द रिप्स, मतलब रिप्स उसकी दिखाई देती है, मतलब इसे इतना पतला होता है। इसमें वैली बाहर नहीं आती है, इसमें वैली बाहर नहीं आती है। बाकी दोनों में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। बाकी सिम्टम्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इन दोनों, अब ये ध्यान है कि परमानेंट बीमारी नहीं है। अगर दोबारा इन ऐसे बच्चों को सही तरीके से प्रोटीन और प्लस कार्बोहाइड्रेट का न्यूट्रिशन दोबारा दिया जाए, मिलने लगे, तो ये बीमारी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ये क्या मतलब डिफिशियंसी है, प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से, मेनली किसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से। ये सिर्फ प्रोटीन है, ये प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों की वजह से है। सही, तो ये मतलब परमानेंट बीमारी नहीं होती। इनको दोबारा अगर सही तरीके से उनको खान पान करा जाए उनका, तो ये बीमारी क्या हो जाती है, सही हो जाती है, मतलब डिसऑर्डर है। अब देखते हैं कुछ बीमारी के बाद नाम दे दिए गए, देखो उनके बारे में देख लेते हैं, फिर चैप्टर खत्म है ये। सबसे पहले क्या मतलब कौन कौन सी उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो इंडाइजेशन हो गया। सही, इंडाइजेशन वाला प्रॉपर वे में खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया। सही, आपको लगे प्रॉपर में आपके स्टमक के अंदर खाना क्या नहीं हो रहा है, स्टमक डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, बहुत सारा एसिड निकल रहा है, उससे क्या बढ़ेंगे, इंडाइजेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है, एक दिया क्या, कॉन्स्टिपेशन मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट था, मैंने बताया था आपको लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट में, तो लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट में खाना वहीं जमा होता रहा है, उसका मूवमेंट सही तरीके से ना हो, रेक्टम में ना पहुंच पाए, तो खाना वहीं रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन के को स्टार्टिक कोलोन वाले या जो कोलोन वाला पार्ट है वहाँ रहेगा, उसका मूवमेंट बहुत हल्के होगा, मूवमेंट क्या होता है, बहुत कम होता रहता है, मूवमेंट क्या होगा, कम होगा। और क्या होगा, खाना वहीं रुका रहेगा, रेक्टम में पहुंच गया तो रेक्टम में रुका रहेगा। सही, बाहर नहीं आएगा बॉडी से जल्दी, बॉडी से। उससे पार्ट क्या पढ़ते हैं, कॉन्स्टिपेशन। क्या पढ़ते हैं, कॉन्स्टिपेशन। क्या बोलेंगे उसे, कॉन्स्टिपेशन। वॉमिटिंग का मतलब क्या होगा, खाना मतलब क्या, वॉमिटिंग आप जाते हो, ये रिफ्लेक्स एक्शन है, जो पेरिस्टाइल मूवमेंट रिवर्स हो जाए, पेरिस्टाइल मूवमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहे हैं, मतलब एनएस की तरफ, ऊपर की तरफ मूवमेंट होने लगे, एलिमेंट्री कैनाल का ऊपर की तरफ मूवमेंट है, तो खाना बॉडी से क्या जाता है, बाहर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज वॉमिटिंग। वॉमिटिंग के बाद जॉन्डिस दिया है, जॉन्डिस में क्या होता है, लिवर से लिवर क्या होता है, लिवर अगर प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है, सही, तो मतलब जो बिलीरूबिन है उस ब्लड के अंदर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमारा जो मतलब आई का कलर क्या हो जाता है, या आई का बॉडी कलर क्या हो जाता है, येलो, बॉडी और आई का कलर क्या हो जाएगा, येलो। डायरिया में मतलब क्या होता है, जो मतलब डायरिया होगा, डायरिया में क्या होगा, सब बुक बर्ड आपके एनसीईआरटी में दी है, मैं सब समझा रहा हूँ। डायरिया में क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, वाटर को ऑब्जर्व करना, वाटर का ऑब्जर्वेशन करना। वाटर का ऑब्जर्वेशन हो ही नहीं पाया, वहाँ बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, तो अब फूड क्या होगा, मतलब फूड वाटर, मतलब बहुत सारा वाटर बॉडी से बाहर निकलेगा। सही, बहुत सारा वाटर बॉडी से बाहर आता है, उसे क्या बोलते हैं, डायरिया। एक होता है हीमोराइड। हीमोराइड में क्या होता है, जिसको लगातार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, फूड जमा हो रहा है रेक्टम रीजन में, अब वो बहुत ज़्यादा क्या मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी से जोर लगाता है, बॉडी से बाहर निकाल की, जो मतलब अनवांटेड फूड है या अनडाइजेस्टेड फूड है, तो उस टाइम जो उसकी रेक्टल वेन होती है, रेक्टल वेन बाहर, मतलब रेक्टल वेन मैंने ये बताया था स्टार्टिंग में, ये रेक्टल रीजन है, इसमें जो रेक्टल वेन होगी वो बाहर आ जाएंगी, सॉइल पड़ जाती हैं, उसे क्या पढ़ते हैं, हीमोराइड। क्या पढ़ते हैं, हीमोराइड। तो ये है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर में ज़्यादा ऐसा नहीं डीप में जाना आपको, डिसऑर्डर मैंने बता दिए, बस यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बताया ना हो।
सही, सब कुछ बता दिया, डिसऑर्डर भी मैंने बता दिए। बाकी डिसऑर्डर आप एक एक लाइन देख लेना, एक एक लाइन का डिसऑर्डर है, और सब जो नहीं समझ में आए वो मैंने बता दिया। नहीं आया तो फिर हम क्यूरी में आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट, कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।